Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 9 के लिए है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 था हम लोगों का द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और चैप्टर 2 है जो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, मतलब यूरोप में जो समाजवाद का उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। और रशियन रेवोल्यूशन, इसका दो पार्ट है, एक तो सोशलिज्म इन यूरोप में क्या कैसे समाजवाद का उदय हुआ, दूसरा क्या बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन, मतलब रशिया में जो रूस में जो क्रांति हुआ उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का जो एज था, जो युग था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर you read about the powerful idea of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. French Revolution के बाद हम लोगों ने जाना जो ये जो इक्वलिटी वाला जो भी इक्वलिटी वाला जो भी मतलब राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये जो नया नया आइडिया था, ये न्यू आइडिया था, ये जो आइडिया था इसका मतलब ये होना स्टार्ट हुआ, मतलब फैलना एक तरह से स्टार्ट हुआ, क्योंकि नया आइडिया था और नया आइडिया था और नया के साथ में ये सही आइडिया था। मतलब लोग ये चाहते थे जो सबको एक समान अधिकार मिले, सब एक जैसा रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो जो कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसको बहुत कम पैसा मिल रहा है, उसी मतलब कोई कम काम कर रहा है उसको अच्छा पैसा मिल जा रहा है, या अगर मान लीजिए दो एक जैसा काम कर रहा है 8 घंटे दोनों काम कर रहा है तो दोनों को अलग अलग पेमेंट मिल रहा है, या नहीं तो कहीं पे मतलब क्या बोलते हैं वोट देने का अधिकार किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में जो भी सोशल एविल है, जो मतलब सामाजिक कुप्रथा है उसको हटाना चाहिए और नए नए मतलब आइडिया का मतलब ये करना चाहिए, हम लोगों को डेवलपमेंट करना चाहिए। इसी डेवलपमेंट के मतलब मद्देनजर ये राइट टू इक्वलिटी या राइट टू फ्रीडम वाला पार्ट हम लोगों का आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू। तो अब लोग ये जानने लगे जो राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू फ्रीडम क्या है। अब लोग चाहते थे जो हम किसी के मतलब अधीन ना रहे, हम अपना ही मतलब काम करें, फ्रीडम से रहे, जितना भी पैसा कमाए 10 रुपया 20 रुपया या जो भी पैसा हम लोग कमाए वो खुद से कमाए, किसी का दबाव लेके ना कमाए या कोई हमको सप्रेस ना कर पाए। तो लोग इस विचारों से अवगत हो रहे थे और ये जो नया विचार था ये बहुत प्रॉपर विचार था, बहुत प्रॉपर आइडिया था, इसलिए पूरा यूरोप में ये स्प्रेड हो रहा था बहुत तेजी से। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन रिच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। अब जो पहले से जो सोसाइटी स्ट्रक्चर था, जिस वे में सोसाइटी रह रहा था, अब वो वे में सोसाइटी नहीं रहेगा, क्योंकि अब लोग जान गए हैं जो मतलब जो हम लोग जो रहते आ रहे हैं वो अब सही तरीका नहीं है। कुछ लोगों को बहुत ही प्रिविलेज मिला हुआ है, बहुत ही बेफालतू का लोगों को मतलब विशेषाधिकार मिल जाता है, कुछ लोगों को कुछ विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ है, उन लोगों को जिंदगी भर ही काम करना पड़ता है, तो भी उन लोगों का मतलब आर्थिक कंडीशन, सोशल मतलब स्टेटस ये सब सही नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ ही एक राजा बन जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस टाइप का सामाजिक जो स्ट्रक्चर है हम लोगों को इसको हटाना चाहिए और नया एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए, नए सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए, लोग ऐसा सोच रहे हैं। As you have read before, the 18th century society was broadly divided into state and orders, and it was the aristocracy and the church which control economic and social power. आप लोगों ने पढ़ा जो 18th सेंचुरी से पहले क्या हुआ करता था, जो सोसाइटीज वगैरह थी, हम लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे, जो स्टेट्स में डिवाइड थी, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इसमें डिवाइडेड थी और श्रेणियों में डिवाइडेड थी। और साथ ही साथ क्या हुआ करते थे, जो भी सोसाइटी हुआ करती थी उनपे 2 या 3 जन का ये अधिकार रहा करता था। उसमें एक आता था कौन सा, चर्च आता था, और दूसरा कौन सा आता था आपका मतलब एरिस्टोक्रेसी लोग आते थे, कुलीन वर्ग या नोबल, जो स्टेट 2 वाला जो पार्ट था, हम जो नोबल पर्सनैलिटी जिसमें रहा करते थे वो लोग आते थे, और चर्च लोग
यही दोनों इस पे राज किया करते थे। इनका इकोनॉमिक कंडीशन मतलब और सोशल कंडीशन का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे इन्हीं दोनों पे थे, और यही दोनों जो रूल लाया करते थे उन्हीं पे समाज बना करती थी। तो ये दोनों जो रूल लाते थे या कोई भी चीज लाते थे ये अपने फायदे के लिए लाते थे, पूरे समाज के फायदे के लिए नहीं लाते थे। इसीलिए लोग चाहते थे जो अब ये जो समाज है हम लोग जीते आ रहे हैं इस समाज में नहीं रहना, अब एक तरह के नए समाज को स्ट्रक्चर करना है, मतलब गठन करना है, उसको बनाना है समाज। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। रेवोल्यूशन के बाद ये सब मतलब जो समाज को चेंज होना कर सकना ये सब मतलब अब लोग उम्मीद करने लगे तो ऐसा हम लोग कर पाएंगे। रेवोल्यूशन से पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि रेवोल्यूशन से पहले बहुत ज्यादा ही डोमिनेशन था इन लोगों का, मगर रेवोल्यूशन के बाद अब इन लोगों का डोमिनेशन धीरे धीरे खत्म हो गया, इन लोगों का पावर धीरे धीरे कम होने लग गया। इसीलिए लोगों को लगता था जो हाँ अब हमको लगता है तो हम लोगों का स्थिति सुधर जाएगा, हम लोगों का सोशल स्ट्रक्चर मतलब नया बनेगा, सोशल हम लोगों का सोशली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा, लोग अब ये सोचने लगे। In many parts of the whole world, including Europe and Asia, new idea about individual right and who control social power began to discuss. अब पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा एशिया में ही या यूरोप में ही, लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड, मगर एशिया यूरोप में ज्यादा हुआ करता था। ये सब चीज डिस्कस होने लगा तो किसके पास सत्ता रहना चाहिए, किसके पास मतलब पावर रहना चाहिए जो लोगों पे राज कर सके, और क्या इंडिविजुअल राइट्स क्या होता है, लोगों को क्या क्या राइट्स मिलना चाहिए। जैसे ये सब राइट्स पहले नहीं हुआ करता, राइट टू वोट वगैरह सब लोगों को नहीं हुआ करता था, तो लोग इस सब चीज पे डिस्कशन करने लगे जो मतलब क्या क्या राइट्स होना चाहिए लोगों का, और कैसे लोग हम पे राज करना चाहिए, हम लोगों पे गवर्नमेंट जो बनेगा वो कैसे आएगा, मतलब वो गवर्नमेंट कैसे बनेगा, इस सब चीज पे चर्चा होने लगे। इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई थी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीज जो आया था ये सब महत्वपूर्ण चीज था, सिग्निफिकेंट ये था, पॉइंट था ये सब चीज। तो राजा राम मोहन राय जो हम लोगों के मतलब समाज सुधारक वगैरह जो थे उन्होंने इस सब चीज को ग्रैब किया, मगर पकड़ लिया, और इसी सब चीज को बेस बना के उन्होंने अपने यहाँ पे मूवमेंट वगैरह बहुत यहाँ पे स्टार्ट किया। तो हम लोग पढ़ेंगे जो मॉडर्न इंडिया मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो भी आइडिया आए थे उस पर बहुत सारे यहाँ के लीडर लोग मतलब अपने आप को उसके उसी को बेस बना के यहाँ पे मूवमेंट किया करते थे। एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। अब बहुत सारे लोग ये भी डिस्कस किया करते थे जो मतलब ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है यूरोप में, जो रेवोल्यूशन हो रहा है इसके बाद यूरोप का संरचना कैसे होगा, यूरोप मतलब में क्या क्या नया चीज आएगा, यूरोप में मतलब क्या चीज का डेवलपमेंट होगा, ये सब चीज के बारे में लोग देखिए जैसे 4 लोग बैठते हैं एक जगह तो वो डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, जो भी सामने में वो कंडीशन देखते हैं उसका डिस्कस करते हैं, तो वो एक तरह से निष्कर्ष निकालते हैं, हाँ जो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब अगर ऐसे किया गया तो ये रिजल्ट आएगा, अगर ऐसे किया गया तो ये रिजल्ट आएगा, ये चीज सही है ये चीज गलत है। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में एशिया और क्या बोलते हैं यूरोप वगैरह में लोग ऐसे डिस्कस करने स्टार्ट कर दिए थे। The development in the colonies in turn reshaped this idea of societal change. Now everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. पूरे यूरोप में आदमी लोग जो थे वो अपने सोसाइटी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। वो चाहते थे जो हम लोग जो सोसाइटी में रहते आ रहे हैं, जो हम लोगों का सोसाइटी है वो सोसाइटी ना रहे, बिल्कुल चेंज हो जाए। Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. अब देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का अपना मत है। कुछ लोगों का ये मत था जो मतलब चेंज तो हो मगर धीरे
मगर वो रैपिडली नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं होने चाहिए। जल्दी में क्या होता है, बहुत सारी चीज छूट जाते हैं या बहुत सारी चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए रैपिडली नहीं होना चाहिए, एकदम धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस से होना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मत था ना जितना जल्दी हो सके ये जो पुराना समाज है इसको हटाओ, जब से उखाड़ के फेंको और नए समाज का निर्माण करो। तो मतलब सबकी अपनी अपनी धारणाएं थी। सम वेयर कंजर्वेटिव, अदर वेयर रेगुलर्स और रेडिकल। अब देखिए इसमें कुछ कंजर्वेटिव थे, मतलब कुछ रूढ़िवादी थे, जो पुराने मतलब जो चाहते थे जो पुराना जो सोसाइटी है उसी तरह का सोसाइटी लगभग रहे, कुछ माइनर सा चेंज हो ना तो बाकी उसी तरह का सोसाइटी रहे। कुछ थे आप लोगों का क्या बोलते हैं लिबरल था, उदारवाद था, वो लोग जो चाहते थे उनका क्या कॉन्सेप्ट था वो हम लोग आगे ये डिस्कस कर लेंगे। कुछ तो रेडिकल थे जो चाहते थे रातों रात चेंज हो जाए मतलब सोसाइटी, उस टाइप के लोग थे। तो मतलब दो तीन तरह की धारणाएं अलग अलग लोगों के पास अलग अलग धारणाएं थी। What separated their stand of politics and what linked them together? इसमें क्या ऐसा था जो मतलब इन लोगों को अलग करता था, साथ ही क्या ऐसा पॉइंट था जो इन लोगों को एक साथ रखता था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all the time। अब देखिए ये जो टाइम था, ये क्या बोलते हैं 18वीं सदी का जो टाइम था, इस सदी में उस समय के जो लोग थे, उस समय के लोग का जो जरूरत था, जरूरत नहीं है आज के समय में का भी लोगों का वही जरूरत है। इसका ये मतलब होता है जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस लोगों की जरूरतें चेंज होती रहती है। आज से 50 साल पहले जो लोगों की जरूरत थी आज वो जरूरत नहीं, मे भी हो सकता है जो नहीं हो या हो तो थोड़ा मोड़ा हो, मगर आज का जो जरूरत है वो मतलब आज से 50 साल बाद ऐसा नहीं हो कि ये जरूरत रही, ये जरूरत और साथ ही ये जो जैसे इंडिया की जो जरूरत है वो जरूरत ऐसा नहीं है जो मतलब यूरोप में जो कंट्री है उनको भी वही जरूरत हो। तो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम ये जो नेसेसिटी है वो चेंज होता रहता है, वो वेरीज करता रहता है। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century। हम 19th century के कुछ बहुत ही important political tradition के बारे में पढ़ेंगे and see how they influence change। और हम ये देखेंगे जो वो उस टाइम में जो 19th century में जो political जो मतलब tradition था या political राजनीतिक सत्ताएं जो थी वो समाज को कैसे चेंज किया, उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस डाला समाज पे, जो समाज चेंज होने के मजबूर हो गया, वो पुरानी सोसाइटी से चेंज होना चाहते थे, अब नए सोसाइटी की तरफ आना चाहते थे, नए नए आइडिया की तरफ आना चाहते थे। तो ये कैसे हो पाया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल बी फोकस ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट इन व्हिच देयर विल बी अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। हम लोग ये भी पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे जो रातों रात सब चीज चेंज हो जाएंगे और हो जाना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। थ्रू द रिवॉल्यूशन द रशिया सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट significant and powerful idea to save society in the 20th century। अब रशिया के रेवोल्यूशन के फलस्वरूप रशिया का जो रेवोल्यूशन हुआ उसका रिजल्ट ये आया जो मतलब समाजवाद, ये जो समाजवाद है वो एक तरह का सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया बन गया 20th सेंचुरी के लिए। अब देखिए 19th सेंचुरी के लिए क्या था इम्पोर्टेंट आइडिया, 19th सेंचुरी के लिए ये सब था इम्पोर्टेंट है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, ये सब आइडिया था मतलब 19th सेंचुरी के लिए ये सब था। मगर अब जो आइडिया था वो चेंज हो गया, अब समाजवाद की तरफ लोग धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे और लोग सोचे जो अब समाजवाद आना चाहिए, तो अब समाजवाद की तरफ लोग शिफ्ट हो गए। तो आप लोग देख रहे हैं ना तो समय के साथ कैसे आइडिया भी चेंज होता जा रहा है, लोगों की जरूरतें भी कैसे चेंज होती जा रही है, तो ये सब चीज मतलब समय के साथ ही हो रहा है। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, तीन टाइप की धारणाएं थी। पहला था उदारवादी लिबरल्स, दूसरा था आपका रेडिकल्स जो बहुत ही जल्दी से चाहते थे हर एक चीज हो जाए, और तीसरा था कंजर्वेटिव जो चाहते थे मतलब
सिर्फ चेंज तो हो मगर धीरे धीरे चेंज हो, ग्रेजुअल चेंज हो, बहुत माइनर से चेंज हो, ऐसा चाहते थे। पढ़ते हैं, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वेयर liberals wanted a nation which tolerate all religion। लिबरल्स जो थे, जो उदारवादी लोग जो थे, जो पीपल थे, वो मतलब ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जो सभी धर्मों को रेस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं जो एक ही धर्म को रिस्पेक्ट करे। उस टाइम में क्या था, जो रीजन वाइज एक ही मतलब धर्म को रिस्पेक्ट किया जाता था, सब धर्मों को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था। जैसे बताते हैं, we should remember that at this time European states usually discriminate in favor of one religion और another। एक रिलीजन को ज्यादा वहाँ पे मतलब हुआ करता था, डोमिनेशन रहा करता था, दूसरा का कोई वैल्यू नहीं था। जैसे इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड का चर्च जो था वो सर्वोच्च था और उसके आगे कुछ नहीं था। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया ने स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। ऑस्ट्रिया और क्या स्पेन जो था वो कैथोलिक चर्च को ही माना करते थे, दूसरा जो भी रिलीजन था उसको सप्रेस करना चाहते थे। लिबरल्स आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। अब ये जो रूल क्या करते थे, जो भी रूलर्स, ये उदारवादी लोग ये चाहते थे जो ये जो अनकंट्रोल पावर है इन लोगों का, ये उसको कम किया जाए। सबके पास एक सीमित पावर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है जो मतलब जो रूल कर रहे हैं उनके पास सब पावर है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए, जितने भी लोग हैं उन सब में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब वो चाहते हैं, लिबरल चाहते थे जो इंडिविजुअल राइट्स जो है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, ये सब राइट टू वोट, ये सब चीज को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर कोई सरकार चाहता है इसको मतलब हड़प अनायस करना, मतलब इस राइट को खत्म करना, उसके अगेंस्ट में ये लिबरल्स जो थे हमेशा खड़े रहते थे। वो लिबरल्स चाहते थे जो मतलब जो भी इंडिविजुअल राइट है वो हमेशा ही बना रहे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, उससे नहीं मतलब है। They argue for a representative elected parliamentary government subjected to law interpreted by well-trained judiciary that was independent of ruler and officials। अब ये जो थे, ये लिबरल्स क्या चाहते थे, जो भी हम लोगों के प्रतिनिधि आए वो एकदम किसी के इन्फ्लुएंस में होके ना, मतलब क्या, मान लीजिए जो बड़े आदमी हो उनके इन्फ्लुएंस में ना आए, या जो बड़ा आदमी हो डायरेक्टली किसी को अपॉइंट ना करते। ये सब जो हम लोगों का प्रतिनिधि आए, जो हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आए, वो एक प्रोसेस के थ्रू आए, एक जुडिशरी के थ्रू आए। लोग जैसे लोग जिसको इलेक्ट करेंगे वही आएंगे, कोई दूसरा मतलब उसके जगह पे नहीं आ सकता। एक न्यायालय का सिस्टम होना चाहिए। तो इस टाइप का मतलब लोग का ये समूह जो थे ये प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसे निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया, ऐसा ये लोग चाहते थे। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। लिबरल्स जो थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, वो मतलब लोकतांत्रिक नहीं थे। ये सब लिबरल जो थे मतलब ये जो चाहते थे तो हाँ ये सब चीज रहे, मतलब जो भी हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आए वो एजुकेटेड आए, किसी के इन्फ्लुएंस में होके ना आए, और क्या बोलते हैं सबको एक समान राइट मिलना चाहिए, ये सब चीजें बोलते थे। मगर वो लोकतांत्रिक नहीं थे, वो मतलब डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के मतलब इसमें बिलीव नहीं करते थे। दिस दैट इज द राइट टू एवरी सिटीजन टू वोट। मतलब वोट तो देना ये दिलवाना चाहते थे सिटीजन को, मतलब सब सिटीजन को नहीं था। ये जो भी मतलब मानते थे जो हर एक सिटीजन को वोट नहीं मिलना चाहिए, मोस्ट ऑफ द पीपल को मिलना चाहिए। जो पहले बहुत कम लोगों को मिलता था मगर अब ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। मगर सब लोग जिनके पास जो बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है, उनको नहीं मिलना चाहिए ये राइट्स वगैरह। और तो बहुत सारे पीपल को मिलना चाहिए मगर सबको नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये डेमोक्रेट नहीं थे। दे फेल्ड मैन और प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। जिसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो जिसके पास थोड़ा सा जमीन है, उसको मतलब वोट मिलना चाहिए। पहले क्या हुआ करता था, जिसके पास प्रॉपर्टी है और साथ में
जो मतलब टैक्स वगैरह पे करते हैं उनको ही दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं था। अब ऐसा था, ये माना करते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है वो वोट दे सकते हैं। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन। अब वुमेन जो वोट मांगती थी और वोट का अधिकार वुमेन का था, ये उसके फेवर में भी नहीं थे। लिबरल्स जो थे ये बोलते थे वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मैन को अधिकार है, वो भी किस मैन को, जो मैन जो प्रॉपर्टी को ऑन किया करता, जिनके पास अपना प्रॉपर्टी है। तो मतलब इस तरह से ये डेमोक्रेट नहीं थे, ये चाहते थे कि वोट देने का अधिकार मिले, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार मिले, मगर सब लोगों के अधिकार में ये नहीं थे, तो इसीलिए ये डेमोक्रेट नहीं थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।